हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और सभी को सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी इस टाइम अपने घरों में बिजी होंगे, जन्माष्टमी मना रहे होंगे। ठीक है, उसमें से समय निकाल के आप ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जैसे कि आपको मैंने आज ग्रुप में बता दिया था कि एज पर शेड्यूल हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है वो करने वाले हैं। बिकॉज आज हमारा जो टाइम टेबल है वो ये कहता है या तो जीके या करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या अदरवाइज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक ले रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और हम अपनी जो जीके हमारी 10 नंबर की आएगी उस पर जो मेन फोकस रखेंगे वो सबसे ज़्यादा हमारा करंट अफेयर्स पर रहेगा। उसका रीज़न मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ क्यों। क्योंकि जब मैंने आपका जो लास्ट ईयर का जो पेपर आया था वो देखा था, तो मैंने उसमें देखा कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करंट अफेयर्स से आए हुए हैं। जो जीके आई थी आपके प्रीवियस ईयर में, उसमें देखिए 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एक तरह से करंट टाइप ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, नया सही है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इन डिफेंस वॉल्स ऑफ आइडेंटिफाइड, ये आपका जीके से आ जाता है प्रॉपर। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन हार्वेस्टिंग, एक तरह से करंट है आपका। चिपकू आंदोलन जो है जीके से आ जाता है। हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये जीके हो गया आपका। हु वॉज द अवॉर्डी जन पे 2017, क्योंकि उस टाइम पे हुआ था। तो आपका एक क्वेश्चन करंट का ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका करंट का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जीके के हैं। फिर ये करंट का हो गया आपका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये आपका जीके हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ रिसेप्शन, ये आपका साइंस से आ गया थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद दीपा कर्माकर का क्वेश्चन जो है करंट से हो गया। और लास्ट वाला जो 10वां क्वेश्चन है वो करंट से हो गया। तो हमारे 10 में से 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो करंट से आ रहे हैं। और अगर हम ऐसे लेके चलें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जीके में हमें 10 में से अगर हम 5-6 का स्कोर लेके चलते हैं तो वो अच्छा स्कोर रहेगा। बाकी आप जो ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें से भी आंसर कर सकते हैं। जैसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये चिपकू मूवमेंट वाला, या बात करें कि जो नदियों वाला था ये वाला, कि चाइना, इंडिया, बांग्ला, ये चीज़ें हमें नॉर्मल पता रहती है। तो अगर 5 क्वेश्चन आप करंट के पक्के कर लें अपने और 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जोड़ लें तो हमारे वही 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे जीके में। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी कि करंट तो हमें अपनी पक्की करनी ही है, क्योंकि करंट पक्की हो सकती है। जीके बहुत वास्ट होती है, उसका कोई हाथ पैर नहीं होते, कहाँ तक करोगे उसको। लेकिन हाँ, करंट हम पिछले 6 महीने की पढ़ के अपने नंबर पक्के कर सकते हैं 5 में से 5। तो 50% जो है करंट आ रही है। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो इसीलिए जो सबसे हॉट टॉपिक है करंट का आज के टाइम पे और एजुकेशन के फील्ड में तो सबसे ज़्यादा, वो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए, पहली बार मेरे को देख रहे हो, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। फिर वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल दी हुई है, वहाँ पे आपको अपने नाम वगैरह जो भी भेजने हैं मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फिर ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, टाइम खराब नहीं करते हैं, अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिल रही है। ठीक है, 34 साल बाद। और ये जो 1986 की पॉलिसी थी ये 1992 में मॉडिफाई की गई थी, अलग से नहीं आई थी, थोड़ी बहुत मॉडिफाई हुई थी 1992 में। 1986 वाली ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हमने हमेशा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ही पढ़ा है इससे। और आप सबको पता होगा कि उससे कितने सारे क्वेश्चंस आज तक भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। ये हमारे जो कोठारी कमीशन आया था 1964-66, उसने रिकमेंड की थी, उसके रिकमेंडेशन पर 1968 में सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास आई थी। ठीक है, उसके बाद 1986 मॉडिफाइड इन 1992 और फिर उसके बाद 2020 में हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे टीचिंग एग्जाम्स में इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन, फिर उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली कोई एग्जाम्स में आने के लिए रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो आप लोग को पता है कि 10 सेकंड मिलेंगे आपको और आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो विजन जान लेते हैं कि विजन क्या है इसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। देखिए, कोई भी चीज़ आती है आपके पास उसका एक विजन ज़रूर होता है। और हमारी नेशनल एजुकेशन 2020 का ये विजन है कि 2030 तक हम जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं फर्स्ट क्लास में, तो उन्हें लास्ट तक लेके जाना है, ड्रॉप आउट ना हो, 100% बच्चा लास्ट तक एजुकेशन ले।
जितना बच्चा हमारा ये फाउंडेशनल स्टेज में आएगा, प्री प्राइमरी, नर्सरी वगैरह में आएगा, प्राइमरी सेक्शन में आएगा, उसको हमें सेकेंडरी तक लेके जाना है, हमें 2030 तक ये अचीव करना है। तो यही चीज़ कहती है कि हमें जो है प्रोवाइड करनी है हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, टू अवर सोसाइटी। ठीक है, ये चीज़ हम लेके चलेंगे। ओके, ये विजन जो है आप एक बार पढ़ लेना खुद पॉज करके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हुई, तो मैं बता दूं आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की नींव जो है मई 2016 में रखी गई थी, जब एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसके चेयरमैनशिप की थी लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, जो हमारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री को सबमिट की थी, जिसमें मिनिस्ट्री ने फिर प्रिपेयर करके सम इनपुट्स ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी 2016। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि मई 2016 में इसकी नींव रखी गई थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, और वो उसके जो चेयरमैनशिप की थी वो लेट श्री TSR सुब्रमण्यम ने की थी। क्वेश्चन बिल्कुल बनता है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर जून 2017 में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाला था उसकी एक ड्राफ्ट कमेटी बना दी गई, और इसकी चेयरमैनशिप की थी हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने। इनके बारे में बता दूं मैं, ये साइंटिस्ट रह चुके हैं इसरो में, और ये पद्मश्री भी अवॉर्डेड हैं। ओके, उसके बाद फिर इन्होंने अपना जो ये ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2019 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD को सबमिट किया 31 मई 2019 लास्ट ईयर। अपना ड्राफ्ट बना के इन्होंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आता है फिर कि कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किस चेयरमैनशिप कौन थे उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। अगेन गुड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है। चलो जी आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारा स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर का, जो कि पहले 10+2 था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसे चेंज करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि 1 से लेकर 10 तक की क्लासें होती थी, फिर 11-12 में हमारी अलग होती थी, जिसमें स्ट्रीम लेते थे हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और उन्हीं के बिहाफ पे हमारे जो हैं सब्जेक्ट डिसाइड होते थे कि अगर आपने साइंस लिया तो आपको PCM पढ़नी पड़ेगी, आपने कॉमर्स लिया तो उसमें आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, आपने आर्ट्स लिया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये कंपलसरी होते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आप अब साइंस यानी कि फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी कि ये जो 5 है हमारा, ये फाउंडेशनल स्टेज होगा हमारा 5 साल का। ठीक है, उसके बाद जो अगला 3 है ये हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है, नेक्स्ट 3 होगा हमारा मिडिल स्टेज, और लास्ट के जो 4 साल है वो हमारे होंगे सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी ये न्यू स्ट्रक्चर है एजुकेशन का 5+3+3+4 को, तो जो सबसे पहला है इसको बोलेंगे हम फाउंडेशनल स्टेज। ये 3 साल के बच्चों से शुरू हो जाएगा, और ये हमारा चलेगा 7 साल तक के बच्चों का, 3 से लेके 7 तक रहेगा हमारा फाउंडेशनल स्टेज। ये 5 साल की होगी, और ये प्री नर्सरी से लेके नर्सरी, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक जाएगी। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि हमें बच्चों को जो भी सिखाना है वो गेम से सिखाना है। स्टडी विद गेम्स, बच्चों को किताबों से दूर रखना है। हमें बच्चों को जो चीज़ें सिखाएंगे हम वो गेम से सिखाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं क्रिएटिव बने। लर्निंग बाय डूइंग होगी यहाँ पे, बच्चे खुद करके सीखेंगे। स्टार्टिंग से ही बच्चों का जो कॉन्सेप्ट रखा जाएगा वो कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप रखा जाएगा, कि बच्चे रचनावादी हों, खुद करें, और वो सारी चीज़ें गेम्स से होंगी, किताबें नहीं होंगी यहाँ पे। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, ये जो सेकंड वाला है ये है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। सेकंड हमारी प्रिपरेटरी स्टेज होगी, ये 3 साल की होगी। ये होगी हमारी 8 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए। ये क्लास 3rd to 5th जाएगी। अब इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में क्या कहा गया है, इस प्रिपरेटरी स्टेज में बोला गया है कि बच्चे जो है अपना बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक किस चीज़ का क्लियर करेंगे, मैथ्स का, EVS का, साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन उसमें मैथ्स और साइंस होते हैं। तो जैसे मैथ्स में ऑपरेशनल होते हैं हमारे, फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर टेबल्स होते हैं। तो बच्चे को ये बेसिक्स जो है मैथ्स, साइंस, EVS, हिंदी, इंग्लिश का जो बेसिक है वो चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी, जो कि हमारी 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक की आज के टाइम पे भी NCERT की जो हमारी बुक्स हैं वो बड़े अच्छे से, बहुत बखूबी से इस काम को करती हैं, वो बेसिक ही क्लियर करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा अगला 3 जो है वो होगा हमारा 11 से लेके
13 साल तक के बच्चों के लिए 6 to 8 क्लास चलेगा, इसको बोला जाएगा मिडिल स्टेज, ठीक है ना। जो ये हमारा 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, जो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं इस 3 वाले में। तो ये होगी हमारी मिडिल स्टेज, क्लास 6 से लेके 8 तक। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जोड़ी गई है, यहाँ पे जोड़ी गई है आपकी वोकेशनल स्टडीज़ और कंप्यूटर कोडिंग। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल आपका एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है, जिसमें आप इंटर्नशिप भी करेंगे, बाहर जाएंगे 10-10 दिन के लिए। जैसे मान के चलते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वो थी कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कारपेंटिंग में, कारपेंटर बनना चाहता है, कारपेंटिंग में बहुत ज़्यादा है, या बच्चे का इंटरेस्ट जो है जो मूर्तियाँ नहीं बनाते क्ले से, उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि वो बच्चे के पास उस तरीके का एक सब्जेक्ट होगा, एक वोकेशनल, जो हाथों से वो चीज़ें करना सीखेगा 6th क्लास से। उसके इंटर्नशिप के लिए उसको भेजा जाएगा 10-10 दिन के लिए कारपेंटर के पास, मूर्ति कलाकार के पास, डांस सिखाने वाले के पास। अगर बच्चे का इंटरेस्ट सिंगिंग में है तो सिंगिंग वाले में, वोकेशनल जितनी भी हैं काम करने वाली, हाथों से काम करने वाली, वहाँ पे 10 दिन के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा और वो उसके नंबर जुड़ेंगे। तो बच्चे का इंटरेस्ट 6th क्लास से ही डेवलप होगा और वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप सोच के देखो, जब बच्चा 12th पास करेगा तो उसमें कितनी ज़्यादा महारत हासिल कर लेगा अपने उस सब्जेक्ट में जिसमें उसका इंटरेस्ट भी है, और वो इंटर्नशिप भी ले रहा है, जा जाके सीख रहा है प्रॉपर, वहीं पर सिर्फ किताबों में नहीं, करके सीख रहा है। उसके बाद हमारी आती है कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग बता दूं मैं आपको, बहुत सारे देशों में बहुत पहले से 6th क्लास के स्टेज से चल रही है, लेकिन हमारे पास आती है ये C++ 11th क्लास में। बच्चा यहाँ पे 11th क्लास में करना सीखता था C++ में, जब वो साइंस साइड लेता था। लेकिन अब जो ये कंप्यूटर कोडिंग है क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है मिडिल स्टेज में। और हमारी जो लास्ट स्टेज बचती है, वो हमारी लास्ट स्टेज है हमारी सेकेंडरी स्टेज। ये क्लास 9 to 12th जाएगी, जो कि 14 से लेके 17 या 18 साल तक के बच्चों के लिए रहेगी। 14 से 17 साल, 4 साल की रहेगी 9 to 12th क्लास, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारी चीज़ें एनालिटिकल आ जाएंगी, गोल ओरिएंटेड आ जाएंगी कि बच्चे का गोल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है बच्चे की, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको streams over no science commerce side depending upon interest of student can choose the subjects। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 9th क्लास में आके एक तो स्ट्रीम वगैरह सारी खत्म हो जाएगी, बच्चा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो खुद चूज करेगा। वो हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ेगा और इको भी पढ़ेगा, ठीक है। और अगर इसके साथ उसमें अकाउंट्स में उसकी दिलचस्पी है तो वो अकाउंट भी लेगा। तो लास्ट में जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें बच्चा अपना एनालिटिकल अप्रोच और गोल ओरिएंटेड रहेगा कि उसको लाइफ में करना क्या है। अगर इस 4 सब्जेक्ट के साथ 5वां उसका डांस में इंटरेस्ट है तो वो एक 5वां अपना डांस ले लेगा। अगर उसका सॉन्ग में इंटरेस्ट है तो सॉन्ग अपना एक सब्जेक्ट ले लेगा वो, ठीक है, गाने में इंटरेस्ट है। अगर उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स, उसका फिजिकल स्पोर्ट्स एक मेन होगा। आज तक क्या होता था, हमारा सिर्फ एक पास करने वाला सब्जेक्ट होता था फिजिकल स्पोर्ट्स, लेकिन अब वो एक मेन स्पोर्ट्स में बदल जाएगा। ओके, चलिए ये चीज़ होगी हमारी। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। एजुकेशन सिस्टम मैंने बता दिया, एजुकेशन स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है। अब आगे जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले 1968 में आई थी, इसके बाद 1986 और मॉडिफाइड की गई थी 1992 में। और जो 1986 में हमारी पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये रिकमेंडेशन बाय कोठारी कमीशन 1964-66। उसके बाद कैबिनेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 29 जुलाई 2020 को अप्रूव कर दी गई है। और अब ये पार्लियामेंट में जाएगी एक्सेप्टेंस के लिए उसके, और पार्लियामेंट के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये एक पॉलिसी में तैयार हो जाएगी। एक चीज़ है फिर हमारी, कैबिनेट हैज़ चेंज द नेम ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किए हैं कि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जब हम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे तो इनमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं, कुछ ध्यान रखें आप सब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर देख लिया क्या है, अब आते हैं हम कॉलेज एजुकेशन स्ट्रक्चर पे। कॉलेज एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम रहेगा इसमें, और इसमें क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो ये अब ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की होगी, ठीक है ना। जब भी ये एक्ट जो पॉलिसी है तैयार हो जाएगी उसके बाद 4 साल की होगी, जिसमें अगर शुरू का 1 साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, शुरू के 2 साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, शुरू के 3 साल आप कंप्लीट करते हैं आपको डिग्री दी जाएगी, और 4 साल आप कंप्लीट करते हैं अपने ग्रेजुएशन के तो आपको डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी, ठीक है।
ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसमें से क्वेश्चन बनता बिल्कुल है कि अगर 1 साल बच्चे ने किया तो उसको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 2 वाले को डिप्लोमा, 3 वाले को डिग्री और 4 वाले को डिग्री प्लस रिसर्च। अब मैं आपको एक क्रेडिट सिस्टम समझा देता हूँ। ये क्या है, मान लो पहले क्या होता था कि किसी कारण से बच्चा 2 साल ही क्या कर पाता था, ग्रेजुएशन कर पाता था, तीसरे साल कुछ प्रॉब्लम होगी उसे छोड़ना पड़ता था। 4-5 साल के बाद वो वापस करना चाहता है 3rd ईयर, लेकिन उसको करना क्या पड़ रहा है, उसको 3 साल दोबारा करने पड़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने 2 साल किए हैं तो आपके वो 2 साल काउंट होंगे और 4-5 साल आने के बाद भी आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं 3rd ईयर और 4th ईयर, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको डिग्री मिलती रहेगी। ओके, अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ। जैसे कि DU वाले बच्चे होते हैं और जब हम वो TGT हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत के लिए जाते हैं तो वो बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि 3 साल उनके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं होते, मेन सब्जेक्ट DU में। तो अब इस सिस्टम आने के बाद क्या होगा कि अगर आपके पास 1st और 2nd ईयर में हिंदी है, मान लो TGT हिंदी के लिए आपको अप्लाई करना है और आपके पास 3rd ईयर में नहीं है और आप ग्रेजुएट हो गए यहाँ पे, तो आप होगा क्या कि अलग से जाके 3rd ईयर का एग्जाम आप दे सकते हैं हिंदी का। तो आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं पहले से ही, उसमें आपकी हिंदी 1st और 2nd ईयर में पहले से ही है। अब वो 3rd ईयर में भी आप अलग से जाके सिर्फ 1 साल में कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या होगा, आप TGT हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको अलग से TGT हिंदी के लिए 3 साल और किसी यूनिवर्सिटी से अलग से नहीं करना होगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इसमें मैं ये कह रहा हूँ अच्छे चीज़ों की भरमार है अगर ये बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई हो जाती है। और उसमें एकेडमिक बैंक मैंने बता ही दिया आपको। ये जॉब में भी ये क्रेडिट जो सिस्टम है जॉब में बहुत काम आएगा। मान लो वही वाली चीज़ है कि 1 साल बाद आप छोड़ देते हैं, आपने 1 साल में जो चीज़ें सीखी हैं उसके बिहाफ पर भी आपको जॉब मिलेगी अगर आप उसके लायक हैं। तो अगर वो जॉब वहीं तक चीज़ें मांग रही है तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रेजुएशन ही चाहिए। वो सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा वो बोलेगा कि इसने पहले 1 साल में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और इसके बिहाफ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है जी, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। कॉलेज सिस्टम हमने कर लिया। ओके, कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें पूरे कंट्री में सेम सिलेबस होगा। अब पहले क्या होता था, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, अलग किताबें हैं, CBSE बोर्ड की अलग किताबें हैं, MP बोर्ड में अलग किताबें चल रही हैं। इवन मैं आपको दिल्ली की बात अगर करूं तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में अलग चलती थी चीज़ें, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स अलग चल रही हैं। आजकल एक न्यू मूवी भी आई है परीक्षा करके, वो बिल्कुल सेम चीज़ पे है कि भैया वो तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की किताबें हैं वो अलग है और वो जो एक प्राइवेट स्कूल था उसकी किताबें अलग हैं। तो अब क्या कह रही है हमारी गवर्नमेंट, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि अब हर बच्चा एक किताब पढ़ेगा। अगर वो 1st क्लास में है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में है, चाहे वो दिल्ली में है या चाहे वो यूपी में है या MP में है, कहीं पे भी है, वो एक ही किताब पढ़ेगा। और इसको मॉनिटर करेगा हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी इसके लिए, जो उसको मॉनिटर करेगी और पूरे इंडिया में लागू करेगी, रूल्स बनाए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, कंपल्सन जो इंग्लिश होता था वो हटा दिया गया है। ये हटा दिया गया मतलब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। और रीजनल लैंग्वेज को एज अ 3rd लैंग्वेज जोड़ा गया है क्लास 5th तक। वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो बिल्कुल क्लास 5th तक आप जो हैं रीजनल लैंग्वेज को ले सकते हैं। जैसे कि केरला में मलयालम है, या चेन्नई में जो है आपकी तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, मतलब अलग अलग, असमी है आसाम में। हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो ये कहते हैं जो लैंग्वेज है, मदर टंग है जो बच्चे की, 5th क्लास तक आप उसमें भी उसे पढ़ा सकते हैं। लेकिन KVS इसको थोड़ा सा अपोज कर रहा है। KVS कह रहा है कि हमारे पास चाहे बच्चा केरला में भी पढ़ रहा है तो वहां पे भी क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे हर बच्चा है, वहां पे सिख भी मिलेगा आपको बच्चा, वहां पे हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा आपको, वहां केरला के केरलाइट भी, मलयालीज भी मिलेंगे, तमिलियंस भी मिलेंगे। तो हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम अपनी हिंदी और इंग्लिश पे ही रहेंगे जो हमारा पहले से सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये इस पे एक कॉन्ट्राडिक्ट का पॉइंट है। ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट गवर्नमेंट्स पे और आपकी ऑटोनोमस बॉडी जैसे कि KVS NVS वगैरह अलग अलग होती हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करती है नहीं। लेकिन हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस चीज़ को ज़रूर कहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेक्स्ट बुक विल बी मेड अवेलेबल इन होम एंड रीजनल लैंग्वेज। वही चीज़ है कि टेक्स्ट बुक भी जो है आप रीजनल लैंग्वेज में, होम लैंग्वेज में बच्चों के लिए अवेलेबल करें। फिर वोकेशनल इंटीग्रेशन और कोडिंग
फ्रॉम क्लास 6 फॉर स्टूडेंट्स विद इंटर्नशिप, ये मैंने आपको बता दिया था जब हम स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी, वोकेशनल स्टडी और कोडिंग वाली। फिर उसके बाद आता है सेमेस्टर सिस्टम होगा स्कूलों में। ये जो हमारे PT1 चलते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, फिर हाफ ईयरली, फिर PT3, PT4, पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट चलते थे, सबमेटिव असेसमेंट चलते थे, सब कुछ हटाया जाएगा। साल में बस 2 पेपर होंगे सेमेस्टर सिस्टम में, ठीक है, एक वही सितंबर में, एक मार्च में, बस 2 रहेंगे और सारी चीज़ें आपकी हटाई जाएंगी। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जिसमें एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ा जाएगा। और इन सब का जो एग्ज़ाम, ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक सिंगल बॉडी होगी और पूरे इंडिया में ये जो है एग्ज़ाम लेगी और उसके बिहाफ पे फिर बच्चों को स्कूल मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मेडिकल और लीगल जो लॉ के हैं और मेडिकल के हैं, उनको छोड़कर ये हर जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। यस, कुछ चीज़ें फिर है जो याद रखनी है। एक, हमारा नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो पूरे इंडिया के में क्या क्या हो रहा है पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके, उस पर ध्यान रखेगा, ठीक है ना। रिडक्शन इन सर्कुलर करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, मतलब कि करिकुलम में क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है, उसके लिए एक परख बनाया गया है। इस परख की फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से सुन लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। परख की फुल फॉर्म है आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें P फॉर आपका परफॉर्मेंस है, A फॉर असेसमेंट है, R फॉर रिव्यू है, फिर अगला जो A है वो एनालिसिस है, फिर जो K है वो नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, H फॉर होलिस्टिक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, जो बताइए मैंने, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगी प्रखर की बात, जो कि करिकुलम के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा पूरे इंडिया में। ओके, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए गए हैं। डिसएडवांटेज रीजन, जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बहुत सारी जगह है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूरे इंडिया में ऐसी कई कई जगह है जो कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स में बदली जाएगी, और वहाँ पे जो पीपल टीचर रेशो है वो 1:25 रखा जाएगा, और नॉर्मल जगह पे रेशो 1:30 होगा। जो हमारा 1:35 था पहले, उसको 1:30 रिकमेंड कर रही है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और स्पेशल एजुकेशन जोन जो होगा वहाँ पे पीपल टीचर रेशो 1:25 रहेगा। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है 6% रखा जाएगा, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। 6% जीडीपी का गवर्नमेंट जो है 6% लगाएगी अब जीडीपी का एजुकेशन पे, ये सबसे ज़्यादा है अभी तक का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम पे भी अब खर्चा होगा। इससे पहले आपने देखा होगा डिफेंस पे बहुत होता था, लेकिन अब जो है एजुकेशन पे भी जीडीपी की परसेंटेज जो है 6% कर दी गई है, बढ़ाई गई है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आप सबको पता होगा, पहले 6 to 14 होता था, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 से 18 साल तक। अब ये 3 से और 18 साल तक रहेगा, अगर ये पॉलिसी पूरी प्रॉपर इसी तरीके से फ्रेम हो जाती है तो। पहले 6 से 14 होता था, लेकिन इसके बाद आरटी एक्ट 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए हो जाएगा। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। मास्टर इन फिलोसफी जो थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। पीएचडी आपकी चलती रहेगी, लेकिन एमफिल जो है वो ख़त्म कर दी गई है। 2 ईयर बीएड विल बी कंटिन्यू टू 2030। तो जो बीएड वाला ये कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये 2 साल वाला 2030 तक चलेगा, और 2030 के बाद 2031 से आपको ये 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स ही करना होगा अगर आपको बीएड करनी है तो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2030 तक ये चलेगा। उसके बाद आते हैं आपका एनसीएफ जो है हमारा, एनसीएफ 2005 है, वो भी रिवाइज होने वाला है, ठीक है। इसने रिकमेंड किया है, एनपी 2020 ने रिकमेंड किया है कि उसको भी रिवाइज किया जाए। टेट मैंडेटरी कर दिया गया है चारों स्टेजेस के लिए, जो हमारी 5+3+3+4 स्टेजेस थी, उसके लिए चारों में चारों स्टेजेस में, चाहे वो फाउंडेशनल हो, प्रीपरेटरी हो, मिडिल हो या सेकेंडरी हो, चारों के लिए टेट कंपलसरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले 1 to 5 के लिए एक सीटेट 1 होता था, और 6 to 8 के लिए एक सीटेट 2 होता था, दैट्स इट। 9 to 12 के टीचर्स के लिए कोई सीटेट ही नहीं होता था, पीजीटीज के लिए कोई सीटेट नहीं होता था, एनटीटी जो नर्सरी पढ़ाते हैं उनके लिए कोई सीटेट नहीं होता था। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हर टीचर, जो भी कोई टीचर बनना चाहता है, वो फ्रॉम एनटीटी
टू पीजीटी आप सबको अब टेट देना होगा। और इसमें ये बात भी कही गई है टेट में कि इसमें जो है इसका लेवल जो है वो अच्छा किया जाएगा, जिसमें आपके टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे और आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सीटेट आता है, सीटेट की तरह, जैसे सीटेट प्रॉपर रहता है जिसमें 15-15 का होता है, 15 कॉन्सेप्ट आता है, 15 पैडागोजी आती है। लेकिन अगर आप हरियाणा में चले जाएंगे या मैंने यूपी के टेट देखे हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट ही होता है, 30, अगर 30 की है तो 30 के कॉन्सेप्ट ही रहेंगे हिंदी के। तो ये चीज डिसकंटिन्यू होगी और इसका जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। तो टीचर्स के लिए फ्रॉम एनटीटी टू पीजीटी अब आपको सीटेट मतलब टेट जो है वो देना होगा। ओके ओके फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, क्योंकि अगर ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, आपको 10 से 15 सेकंड का मैं टाइम दूंगा आप लोगों को, और आपको आंसर करना है नीचे। कैसे? जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन, तो फर्स्ट का अगर आंसर सी है तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट सी, अगर फर्स्ट का बी है तो फर्स्ट बी, आप ऐसे आंसर करेंगे। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom Committee for Evaluation of the New Education Policy submitted its report in May 2016. It's A, B, C और D. आप अपना आंसर जो है नीचे बताएं, मैं 10 सेकंड में आपको फिर इसका आंसर बताता हूँ। सब नीचे कमेंट में अपना आंसर करेंगे। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था। इसमें विजन के बाद जो हमने जो विजन डिस्कस किया था उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था। तो इसका आंसर जो है कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016, मैंने बताया था नींव डली थी हमारी मई 2016 में, उसकी चेयरमैनशिप की थी लेट श्री TSR सुब्रमण्यम ने। तो उसका आंसर होगा 1 का आंसर होगा ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपी 2020 में जो करंट स्ट्रक्चर है उसने किसको रिप्लेस किया है? तो हमारा करिकुलम का कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ए, बी, सी या डी? वही आप बताएंगे। सेकंड का अगर ए है तो ऐसे लिखेंगे, सेकंड का बी है तो ऐसे लिखेंगे, सी है तो ऐसे और डी है तो ऐसे। ओके, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। Okay, time is up. So the answer for this question is it's 5 plus 3 plus 3 plus 4, यानी कि सेकंड का आंसर होगा हमारा बी। मैंने आपको बताया था कि 10 plus 2 का जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है 5 plus 3 plus 3 plus 4 से। और इसमें फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, ये चारों स्टेज इस तरीके से हमारी रहेंगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। इसमें है अकॉर्डिंग टू द NP 2020 टीचर विल बी अवेलेबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस अप टू विच ग्रेड? ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और नन ऑफ द अबव? आंसर दें इसका प्लीज। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ओके, टाइम इज अप। सो द आंसर इज सी। थर्ड का सी है, क्लास 5th तक जो है मदर टंग में आप पढ़ा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री? अभी डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन 2021, 25, 2028 या 2030। आंसर अपना दे जल्दी से, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम इज अप। मैंने अभी बताया था कि आपको 2030 तक जो है हम 2 साल की अपनी इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो B.Ed जो है 2 साल वाली कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मिनिमम डिग्री जो रखी गई है वो फिर अपनी 2030 इसका आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, 5th क्वेश्चन। हियर इज द 5th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NP 2020 इन जून 2017? तो इसका आंसर बताएं आप, इसका कौन है जो न्यूली जो ड्राफ्ट बना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, उसका कौन है? इसका आंसर क्या रहेगा?
ओके, योर टाइम इज अप। द आंसर इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये साइंटिस्ट थे इसरो में, ये ध्यान रखना, और इनको पद्मश्री मिला हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इन यूजी स्ट्रीम यानी कि ग्रेजुएशन स्ट्रीम, अंडर ग्रेजुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली। इन चारों में से कौन सी बात गलत है वो आपको बतानी है। यस, योर टाइम इज स्टार्ट। ऑप्शन में लिखें आप वही कि 6 का सी है, 6 का बी है, जो भी है आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। ओके ओके, योर टाइम इज अप। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन डी। 6 का आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि बैचलर विद रिसर्च आफ्टर 4 इयर्स है, आफ्टर 5 इयर्स नहीं है। तो सर्टिफिकेट 1 साल वाला सही है, मैंने बताया था। डिप्लोमा जो है 2 साल वाला सही है। डिग्री, बैचलर डिग्री 3 साल वाली सही है, लेकिन ये 5 साल का कोई सिस्टम नहीं है, ये 4 साल में मिलेगी आपको रिसर्च बैचलर डिग्री के साथ, ठीक है। तो ये गलत था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यस, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल्स फ्रॉम विच ग्रेड, दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। ये चीज बहुत अच्छे से बताइए। ग्रेड 3, 4, 5 और 6 किस ग्रेड से स्टार्ट होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छे से आंसर करें कि 7 का क्या आंसर होगा, उसका बताएं करके मेरे को नीचे। यस, योर टाइम इज अप। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोडिंग है, कंप्यूटर कोडिंग और आपकी वोकेशनल स्टडीज जो हैं वो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस की जाएंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 8th क्वेश्चन। यस, प्रखर आ गया है यहाँ पे। प्रखर पूछा है कि हाँ भाई, मैंने आपको बताया था एक असेसमेंट सेंटर प्रखर बनाया जाएगा। इसमें आर स्टैंड, प्रखर में आर जो है वो क्या है? इट्स रिवाइज, रेशनल, रिव्यू या रिवाइवल। इनमें से क्या आंसर है इसका? अपना आंसर बताए। टाइम स्टार्ट, आपका समय शुरू होता है, ठीक है। प्रखर की फुल फॉर्म मैंने बताई थी अच्छे से और आपको कही थी लिखने के लिए कि आप लोग लिख लें उसको, वो आपसे पूछी जाएगी। यस, सो द आंसर इज रिव्यू। ओके, और मैं आपको बता दूं फिर से प्रखर की फुल फॉर्म जो है, जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया था उस टाइम पे, वो जरूर नोट डाउन कर लें। इट्स परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। और प्रखर को इसलिए बनाया गया है ताकि वो जो आपका रिडक्शन ऑफ करिकुलम कर सके कोर कॉन्सेप्ट में, आपके जो कॉन्सेप्ट में जो मेन चीजें हैं उसी पे ध्यान रख के पूरे इंडिया को प्रखर जो है आपको मॉनिटर करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन। यस, इज द 9th क्वेश्चन। इन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट विल एक्ट एज अ सिंगल overarching umbrella body for the entire higher education does not include which of the education sector। मैंने आपको बताया था कि एक चीज बनाई जा रही है, एक बॉडी बनाई जा रही है जो पूरे इंडिया में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी आपका, ठीक है। उसमें इनमें से कौन से एजुकेशन सेक्टर है जिसको छोड़ के वो जिसकी मतलब वो आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेगी, ठीक है। प्लीज इसका आंसर करें। 9 का आंसर ए है या बी है या सी है या डी है? आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम वैसे शुरू हो चुका है पहले ही, आंसर आने स्टार्ट हो गए। यस, ओके। मैं आपको ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, टाइम देने को तो बहुत टाइम दे सकते हैं, लेकिन हमारा भी टाइम खराब होगा और आपका भी टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। मैंने ये तक देखा है कि क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चन आपके आधे आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में डिस्कस किए जाते हैं। 30 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। मुझे समझ नहीं आता आज तक कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। 30 मिनट में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करके आप बच्चों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर लिया विद 10 क्वेश्चंस पूरी, और हमें भी लगभग 30 मिनट ही लगे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज ऐसे चैनल से जरूर बचें जो आपको आधे आधे एक घंटे में सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं, वो सिर्फ आपका बेवकूफ बनाते हैं और टाइम फोड़ते हैं आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के जो ये पूछा है कि किस सेक्टर में ये जो है अप्लाई नहीं होगा, वो हमारा मेडिकल और लीगल एजुकेशन रहेगा। ये चीज मैंने आपको अपने नोट्स में बता दी थी जो उससे पहले था। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा
मिनिस्ट्री का नाम जो है, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौन से मिनिस्ट्री का नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है? जल्दी से बताएं 10वें क्वेश्चन का आंसर। ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी से ऑप्शन करें, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, सो फ्रेंड्स, ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, इसमें ना तो बफरिंग होगी, आपका कंटिन्यू रहेगा, और अगर आपको कोई भी बात करनी है तो वो हम जो है संडे को टॉक विद एबी में कर लेंगे। तो मैं आपको इसका 10वें का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है, सॉरी, सी, डी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका नाम जो है मैंने बताया था चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ओके, सो 10 का आंसर रहेगा हमारा सी। तो अपना स्कोर चेक कर लें, आपका जो भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में अपना बता देंगे आपका 10 में से क्या रहा है। मेरे हिसाब से 10 में से 10 ही रहना चाहिए सबका। अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी है तो आपका स्कोर जो है वो 10 आउट ऑफ 10 ही रहेगा। 10 आउट ऑफ 9 हो सकता है, थोड़ी बहुत गलती इधर उधर हो गया वो आपका, अदरवाइज 10 आउट ऑफ 10 ही रहेगा।